बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आगा महमूद हसन लोधी MSF लाहौर की तुलबा गैंग बार के पार्ट 12 यानी कि किस्त नंबर 12 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मैं अक्सर वीलॉग्स में जिस किरदार पर मैं वीलॉग कर रहा हूँ उसमें अक्सर मैं ये आपको कहता चला आ रहा हूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 जो किस्त नंबर 12 होने जा रही है वहाँ तक आपका तसलसल बरकरार रहे और आप देख सकें कि जिस किरदार को हमने ज़ेरे मौजू या ज़ेरे बहस रखा है या जिस किरदार पर मबनी सच्ची कहानी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं वो तसलसल से आप तक पहुँचती रहे और आप इससे महजूज़ होते रहें। और दूसरा, मैंने ये भी आपसे 12 दफ़ा कहा है कि जैसे जैसे ये वीलॉग के पार्ट या किस्तें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ये किरदार परेशानियों में मुब्तला होता भी रहेगा, निकलता भी रहेगा, और जो जो किरदार इसमें आते जाएंगे हम उस किरदार पर इंशाअल्लाह ताला तफसील से हर किरदार पर वीलॉग भी करेंगे। और इसीलिए मैंने आज जो किरदार पिछले हमने वीलॉग में डिस्कस किया था ज़हीर अहमद, उसको भी थोड़ा सा ज़ेर बहस लाएंगे, लेकिन अगले वीलॉग में हम उसका पूरा उस किरदार पर पूरा वीलॉग करते हैं। अब चलते हैं हम किस्त नंबर 11 यानी कि 11 की तरफ के। हमने जहां इसका इख्तिताम किया था कि वो निहारी खाने के लिए बैठे और फिर वही रफ़ीक बेग जिसकी वजह से उसको मशकूक निगाहों से देखा जाता था वो उसी जगह उसके सामने आकर बैठ गया और वो उसको देख कर वो किरदार परेशान हो गया, जिसको हम राजा कहते हैं। हाँ, मैं एक बात और कहता चलूँ कि राजा के नाम से मुझे दोस्त कह रहे हैं, ये तो आप राजा आरिफ की कहानी जो है वो बयान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। राजा आरिफ की एंट्री MAO कॉलेज में MSF में 90 की दहाई के बाद हुई है शुरू। ये तो मैं अभी 87 में हूँ, 87 से मैं अभी चल रहा हूँ, अभी 87 के अंदर हूँ मैं, अभी 87 से तो मैं बाहर ही नहीं निकला। तो राजा आरिफ नहीं है ये। जो भी किरदार है जब आपके सामने आएगा तो आप महजूज भी होंगे, आप कहेंगे कि इस किरदार ने अच्छी तरह से आपको सस्पेंस में तजस्सुस में डाले रखा। वो उसके सामने आकर बैठ गया, वो उसको देख के परेशान हुआ। इतनी देर में किसी ने आके उन्हें देख लिया। वो चूँकि थोड़ा सा समझदार था वो लड़का जिसको हमने राजा का नाम दिया है, वो सोच विचार में पड़ गया, परेशान हुआ। परेशानी में उसने निहारी खाना खाया और उठ के घर आ गया। सुबह होते ही वो कॉलेज चला गया। कॉलेज जाके वो इंतज़ार करने लगा ज़हीर मरहूम का, जो QSF का जनरल सेक्रेटरी था, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उससे कमिटमेंट की थी कि जो भी बात होगी मैं आपसे उसका जिक्र इसकार ज़रूर करूँगा और आपको आकर बताऊँगा कि क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसको बताऊँ। ज़हीर अहमद के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। ज़हीर अहमद एक लौता बेटा था अपने बाप का। तो उसके बाप, उसके वालिद साहब अपने दौर में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बड़े अजीज़ और कुर्बत पाने वाले साथियों में से थे, और वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चला और वो भी उसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ साथ चलता रहा। एक वक्त आया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने उसे अपना भाई माना, जरदारी साहब ने उसे अपना भाई माना। ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इस पर पूरा मुकम्मल वीलॉग करूंगा ज़हीर अहमद पर, क्योंकि वो अच्छा इंसान था। इस वजह से उसने सारी रूदात आके ज़हीर अहमद को बताई कि इस तरह रफ़ीक बेग रात मेरे घर आया और उसने कहा नवाज़ भट्ट के साथ कि अगर तुम्हारे पर कोई मामला बना हुआ है थाने वगैरह का तो हम हाजिर हैं, पूरी MSF तुम्हारे साथ चलेगी। तो उसने उसको नज़रअंदाज किया। उसे कहा जी मैं अपना मामला हल कर लूँगा। वही उसके निहारी खाने वाली जगह पर भी वो आ गया रफ़ीक बेग। तो वो इसी सारी रूदात को ज़हीर के सामने पेश करना चाह रहा था। उसने सारी डिटेल में उसको बताया कि इस तरह वो आया, इस तरह बात हुई, ये सारा कुछ उसको बताया। इतनी देर में दो नौजवान लड़के पास आए, तो उनमें से एक तनवीर खाकवानी था और दूसरा खालिद डोगर मरहूम था। खालिद डोगर मरहूम का चेहरा बड़ा डैशिंग और इम्प्रेशन वाला था, ज़रा थोड़ा सा ख़तरनाक सा दिखाई देता था, जबकि तनवीर खाकवानी आम मासूम से चेहरे वाला था, लेकिन वो है नहीं। तो उसने आते ही कहा कि क्या बात है। उसने कहा ये राज्य क्यों आपके पास आ खड़ा हुआ है, क्या बात। उसने कहा जी इस तरह रात ही मुझे बता रहा है कि रफ़ीक बेग इसके घर भी गया है, फिर रफ़ीक बेग इसको जहाँ ये खाना खाने जाते हैं दोस्त अहबाब मिलकर, तो वहाँ भी उनके पास गया। तो ये कहता है कि इससे पहले कि कोई और बंदा आपको आकर कहे कि मैं उनसे मिला हूँ,
तो मैंने बेहतर यही जाना कि मैं आपको आकर बता दूं, क्योंकि मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं किसी भी सियासी मामलात में मुलव्वस होना नहीं चाहता, ना हूँगा, इसलिए मैं आपको आकर बता रहा हूँ। तो खालिद डोगर मरहूम ने कहा, उसने कहा या तो ये लड़का हकीकत में ही बहुत शरीफ आदमी है या बहुत ही शातिर है कि इसने आपको इसलिए बताया, हो सकता है कोई देख के आपको मुतला करे। ये कहता था कि उससे पहले कोई और बताया, मैं खुद ही बता दूं ताकि जो नज़रें मेरे ऊपर लगाई हुई हैं QSF ने या तंजीम ने, वो ये समझ सकें कि ये बंदा इस तरह का नहीं है। तो ज़हीर मरहूम ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो 100 ये चलाकियाँ करता। तो तनवीर खाक वानी ने बड़े हंसते हुए लहजे में कहा कि ओए राजा बाज आ जा, तू बाज क्यों नहीं आता पाया। तो ज़हीर ने कहा नहीं नहीं, अगर मुझे इस पे यकीन है, मुझे इस लड़के पे यकीन है, ये मुकम्मल तौर पर मेरी बात को समझ चुका है और मेरे ही कहने पर ये चलेगा। तो खालिद डोगर ने फिर इंटरप्ट करने की कोशिश की। तो उसने कहा देखें बात यह है कि मैं तो GC कॉलेज में नॉन मेडिकल का एडमिशन ले रहा था, मैं अपने दोस्त के लिए इस कॉलेज में आया हूँ, नॉन मेडिकल में एडमिशन लिया, इतनी परेशानियाँ यहाँ मुझे फेस करनी पड़ रही हैं कि मैंने नॉन मेडिकल छोड़ के तो मुझे जाना पड़ा स्टैट, इकनॉमिक्स और हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में। मैं खुद यहाँ आकर परेशान हूँ, मैं किसी गलत राह पर नहीं चलना चाहता, मैं बेराह रवि का शिकार नहीं होना चाहता। ये कहकर ज़हीर मरहूम ने उसको कहा कि चलें आप जाओ अपना पीरियड शीरियड अटेंड करो, फिर बाद में बात करते हैं। वो गया, अपने पीरियड 1-2 अटेंड किए, घर चला गया। घर गया तो उसको घर जाके मालूम हुआ कि रिश्तेदारों में से पैगाम आया है कि अगर ये उसके लड़के के अजीज़ के घर आके उसके पैरों पे सर रख कर माफ़ी मांग ले, ये उसकी माँ की जो है कि शर्त है कि ये आके उसके बेटे को पैरों पर सर रख के माफ़ी मांग ले तो हम इसको माफ़ कर देंगे। तो लड़के की वालदा कहने लगी कि उसकी शर्त ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर उसकी जगह मैं होती तो मेरी भी शर्त यही होनी थी कि जिस तरह मेरे लगते जिगर को अगर कोई इस तरह आके तशद्दुद करेगा तो मैं भी यही चाहूँगी कि ये भी वो भी आके मेरे बेटे से माफ़ी मांगे। ये जाएगा, ज़रूर जाएगा और ये माफ़ी मांग कर आएगा, ये मेरा हुक्म है, ये मेरा ऑर्डर है। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने कहा चलें ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। वो गया, जाके वहाँ माफ़ी मांगी। उस मरहूम, उसकी अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, उसकी वालदा डेथ बेड पर थी। जब वो माफ़ी मांग कर हटा तो उसकी वालदा ने 2 अल्फाज कहे, जो वो बातें की वो सच भी साबित हुई, वो हो गुज़री। उसने कहा कि जिस तरह इसने मेरे बेटे पर तशद्दुद किया है, ज़्यादती की है, मेरा अल्लाह है तो इससे इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। वो आ गया, आके घर आ गया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। अगले दिन फिर वो कॉलेज गया, ज़हीर से फिर मुलाकात हुई। ज़हीर बेसिकली बड़ा नाइस और शरीफ आदमी, बल्कि पूरी QSF जो थी ना, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो लड़ाकू झगड़ाकू, वो आराम से रूटीन में आते चले जाते। हाँ, 2-3 लड़कों का बड़ा नाम था, रईस खालिया, तनवीर खाक वानी, साहिर सनी तो उनका चेयरमैन था, मियाँ यूब वाइस चेयरमैन था, जनरल सेक्रेटरी उनका ज़हीर अहमद था। ज़हीर अहमद ये काया तब पलटी कि जब 1988 में रईस टैंकी का मर्डर हुआ और उसका झूठा मुकदमा पूरी QSF पर हुआ और QSF मफरूर हुई। ये मैं आगे चलकर बताऊंगा, मफरूर हुई और उस पर उसके बाद कॉलेज पर MSF ने आकर कंट्रोल कर लिया। आगे क्या हुआ अगले वीलॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाक परवरदिगार मेरा आपका, इस मुल्क का, इस मुल्क के उन निगहबानों का जो कड़कती धूप में, ठठरती रातों में, तंदो तेज़ आंधियों में मेरा आपका, इस मुल्क के इज़्ज़त व वक़ार का, मान मर्यादा का, सरहदों पर परचम लिए चरागे रोशन की तरह रोशन है। पाकिस्तान जिंदाबाद।